आवारा हवा का झोंका हूँ, हाँ निकला हूँ बंदो पल के लिए। वेलकम टू आयुर्वेसी दोस्तों, और हम पढ़ेंगे कि हमारी लुकिस्ट पॉलिसी कैसे एक्टिस्ट पॉलिसी हो गई। नेपाल 2014 में जो हमारी काठमांडू में 18 समिट हमारी सार्क की हुई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद गल्फ वॉर में हमारा जो ऑपरेशन डिज़र्ट सिल्ट, ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म, ये क्या था, ठीक है। उसके बाद जब WTO में हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें हमारा इंडिया लीडर है, उसमें जो केस फाइल हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम हुई और इंडिया ने कैसे केस फाइल किया USA पे, ये सारा इशू हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सर शुरू करते हैं। सर बात यह है कि हमारा जो लुकिस्ट पॉलिसी जो मोदी जी ने 2014 में चेंज कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया है, ठीक है, कि अभी तक लुक और एक्ट दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि अभी तक आप देख रहे थे, अब उस पर क्या करो, एक्शन करो। तो सर पहली बात हमारा क्या कंसर्न है लुकिस्ट पॉलिसी को लेकर, ये देखेंगे, और सार्क में क्या प्रॉब्लम हुई है। सर देखिए बात ये है कि जब हमारी 18 समिट हमारी हुई नेपाल में, तो उस समय क्या हो रहा था कि उस समय हम कनेक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। सर हमारा जो सार्क रीजन है ये बहुत कम कनेक्टेड है, हमारे यहाँ ट्रेड काफ़ी कम होता है, और इसका फ़ायदा जो है ये चाइना उठा के ले जाता है। जो हमारे रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए वो फ़ायदा कहीं चाइना के पास चला जा रहा है। इसमें दोष दिया जा रहा है हमारे पाकिस्तान को। क्यों कि जब हमारी 18 नेपाल में जो सबमिट हुई हमारी सार्क की, तो उसमें मेन फोकस था कि हम रोड, रेल और एनर्जी को इंटीग्रेट करें साउथ एशिया का, ठीक है। आपको पता होगा सार्क में 8 कंट्री हैं हमारी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, ये हमारी, और मालदीव, ये हमारी 8 कंट्रीज़ हैं। सर इसमें क्या हुआ कि जब ये बात चल रही थी कि भाई साहब हाँ हमें ये 3 चीज़ को कनेक्ट करना है, रोड को कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि हमारे यहाँ जो भुखमरी है सार्क रीजन में, साउथ एशिया में, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है सर, ये बात सही है। रेल से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो कोऑपरेशन है रीजनल ये बढ़ेगा, और एनर्जी करेंगे तो हम सब लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है, इससे हमारा क्या होगा कि आपके अंदर कोऑपरेशन बढ़ेगा, एनर्जी आएगी, आप डेवलप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके सर, तो देखिए सर इसके बाद क्या हुआ हमारा कि एनर्जी पे तो साइन हो गया, लेकिन रेल और रोड पे साइन नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा जो रोकने की कोशिश की गई ये पाकिस्तान के द्वारा की गई, ठीक है। क्यों की गई? क्योंकि आपको पता होगा कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारा चाइना के जिनजियांग प्रोविंसेस से निकलकर, जिनजियांग प्रोविंसेस में हमारा एक शहर है कसगर सिटी, उससे निकलकर POK, गिलगिट बल्टिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेरिटरी और लिस्ट डेवलप टेरिटरी, रिच मिनरल टेरिटरी बलूचिस्तान से होते हुए कराची जाएगी ग्वादर पोर्ट पे। तो जो हमारा पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो चाइना से ज़्यादा है। उसके बाद पाकिस्तान का क्या हो रहा है कि ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आ रही है, तो उनका क्या है कि ट्रेड में वो ज़्यादा चाइनीज़ की तरफ बढ़े हुए हैं। तो सर क्या हुआ कि हमारा कनेक्टिविटी में साइन नहीं हो पाया। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है सर हमारे यहाँ, सार्क माइनस पाकिस्तान। अब रीजनल कनेक्टिविटी तो करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी हटाना है, हंगर हटाना है, साउथ एशिया में एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। तो सर इसी के चलते हमारा BBIN साइन हुआ, जो पहले से चला आ रहा है। ओके, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। सर BBIN में इशू क्या आ रहा है कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ने साइन कर लिया है, ये बेसिकली हमारा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है MBA, लेकिन भूटान में ये प्रॉब्लम आ रही है, भूटान की जो हमारी असेंबली है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। कहा कि सर हम साइन इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं साइन करोगे? कह रहे हैं कि भाई हम क्यों साइन करें, जो भी हमारा ट्रेड होता है तो इंडिया से ज़्यादा होता है, तो हम नेपाल को क्यों फ़ायदा पहुँचाए, बांग्लादेश को क्यों फ़ायदा पहुँचाए। तो इंडिया ने बोला यार इसको फिर से रिकन्सिडर कर लो, काम आ जाएगा हमारे। ये BBIN केस है अभी तक का। सर बिम्स्टेक आपको पता होगा, ठीक है, ये हमारा बेसिकली
टेक्निकल सहयोग और इकोनॉमिक सहयोग के लिए बनाया गया है। उसके बाद IMT हाईवे, हमारा इंडिया म्यांमार हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड से जो हाईवे जा रही है, ये सब इसलिए बनाई जा रही है सर ताकि हमारा अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बने रहें। तो सर क्या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये लिस्ट डेवलप है। लिस्ट डेवलपमेंट होने का क्या रीज़न है सर? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, और कनेक्टिविटी यदि सही टर्म में बोले तो इंफ्रा नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो जो IMT हाईवे मेरा बनेगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड, और थाईलैंड से हमारी एक रोड कनेक्टेड है वियतनाम तक, तो ये हमारा इंटीग्रेट कर देंगे आसियान रीजन को, जो 10 कंट्री है हमारा साउथ ईस्ट एशिया में। तो हाँ, हमारा कंसर्न है कि हम वहाँ पे मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, कल्चरल ये सब इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन और भी उसके एक्स्ट्रा में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का जो पिछड़ा हुआ इलाका है इसको हम इकोनॉमिक कॉरिडोर में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आसियान से हमारा जो ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड, मान लीजिए हम ऑल ओवर वर्ल्ड से 100 रुपये का ट्रेड करते हैं, तो आसियान रीजन से हम 10 रुपये का ट्रेड करते हैं, मतलब कि 10% ट्रेड हमारा आसियान से होता है। ठीक है सर। तो अभी क्या है कि जो हमारा सार्क में डिवीज़न हो रहा है, इसमें सार्क माइनस पाकिस्तान प्लस BBIN, बिम्स्टेक, असमवेयर हमारा आसियान से क्या करेंगे, हम इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब अगला इशू ये आया कि सर हमारा जो USA है मोस्ट लाइकली ये TPP से निकल जाएगा, तो इंडिया क्या कर रहा है कि अब थोड़ा वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है ये भी उसमें जाने की कोशिश कर रहा है कि TPP की जो कंट्री निकली हम थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना। तो ये हमारा कुछ बात चल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान से रिलेशन ज़्यादा आगे बढ़ाना, आसियान से ऑलरेडी हमारा है ही। ओके, लैटिन अमेरिका में हमारा लैटिन अमेरिका बहुत बड़ा एक मार्केट है जहाँ मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं, इंडिया मार्केट कैप्चर कर सकती है। तो ये सब कुछ बातें हमारी बातें हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सर क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है टैरिफ बैरियर की। सर टैरिफ बैरियर की प्रॉब्लम क्यों आती है? टैरिफ बैरियर की प्रॉब्लम तब आती है सर जब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं होता है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं होता, इसका मतलब कि सर आपके यहाँ जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री है, ये डेवलप नहीं है। तो सर आप क्या करोगे? जब आपके यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं है तो आप टैरिफ बैरियर लगाते हो। जैसे कि प्रेजेंट एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 80 रुपीज़ क्विंटल हमारा चाइना में बन रहा है स्टील, और जो इंडिया की कंपनी है उसको वो बना रही है 100 रुपीज़ क्विंटल, जो मार्केट प्राइस है इंडिया का लागत आ रही है प्लस प्रॉफिट जोड़कर 100 रुपीज़ आ रही है मार्केट में। तो सर चाइना जो डंप करेगा इंडिया में, तो जो यहाँ की स्टील इंडस्ट्री हो तो बर्बाद हो जाएंगी, स्टील इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी। इसका मतलब कि स्टील को बनाने के लिए उन्होंने कहीं से लोन लिया होगा। जब स्टील को बनाने के लिए कहीं से लोन लिया होगा तो लोन कहाँ से लेंगे सर? इंडियन बैंक से लेंगे। तो ये इनके स्टील बिकेगा नहीं तो बैंक को लोन कैसे चुकाएंगे? तो बैंक हमारा जब लोन नहीं चुका पाएंगे तो बैंकरप्सी आ जाएगी, तो इकॉनमी हमारी स्लो डाउन हो जाएगी, प्लस बैंकरप्ट हो जाएगा तो मतलब आपका इकॉनमी कोलैप्स होने के कगार पे आ गई है, लाइक ए ग्रीस। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब क्या होगा कि चाइना को क्या करेंगे सर, 30% या 40% आप टैरिफ ड्यूटी लगा देंगे। मतलब 80 रुपीज़ प्लस 50% ले लेते हैं, समझ आ जाएगा हमें। तो 80 रुपीज़ प्लस 80 का 50% मतलब 120 रुपये हमारे मार्केट में दाम हो जाएगा चाइना का। तो सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये डेवलप हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, तो टैरिफ बैरियर जो है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हर कंट्री जब भी पता है आपको बायलैटरल या मल्टीलैटरल हमारा इंगेजमेंट होता है तो पहला मुद्दा ये होता है कि भैया टैरिफ बैरियर को कम करो ताकि हम लोग साथ में मिलकर व्यापार कर सकें, मेरे भी कुछ माल आपके मार्केट में बिक सके। ये प्रॉब्लम कुछ आ रही है। सर देखिए, लुक ईस्ट हमारी ईस्ट पॉलिसी में कैसे हमारी बदल गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कैसे बदल गई। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद टिल 1947 से 1990 और 91 ये जो हमारा एरा था, ये हमारी क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी मतलब ये था कि हमने टैरिफ ड्यूटी को बढ़ा रखा था और घरेलू सामान बनाते थे
और अपना कंज्यूम करते थे। मतलब इंडिया की इकोनॉमी मार्केट से अलाइंड नहीं थी, ठीक है। एक्सचेंज रेट हमारा फिक्स था, जब मन करा बढ़ा दिया घटा दिया। लेकिन 1991 में दो प्रॉब्लम हुई सर। हमारी बीओपी क्राइसिस हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई। मतलब कि हमें बाहर से सामान खरीदने के लिए हमारे पास रिजर्व नहीं है, जिसे बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। साथ में गल्फ वॉर हुआ। सर गल्फ वॉर की थोड़ी सी बात करेंगे। गल्फ वॉर में क्या हुआ सर? बात ये है ना कि सद्दाम हुसैन, ठीक है, कंटेंटमरी से भी इसको रिलेट करेंगे। सद्दाम हुसैन ने बोला था पूरे जो हमारी मिडिल ईस्ट है कि सर ऐसा करो कि जो प्रोडक्शन है ऑयल का, इसको कट डाउन करो, ठीक है। ऑयल का प्रोडक्शन जितनी हमारी कंट्रीज़ हैं जो हमारे मिडिल ईस्ट में है, ऑयल का प्रोडक्शन आप कट डाउन करोगे। इसका मतलब क्या है कि आप सप्लाई को कम कर रहे हो। सप्लाई को डाउन करोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब आपकी प्राइस इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए, ठीक है। ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए। सद्दाम हुसैन ने बोला अच्छा नहीं मानोगे। सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में क्या किया? इन्होंने हमला कर दिया कुवैत पे, ठीक है। कुवैत पे हमला करने के बाद, ये कुवैत में हमला करने के बाद ये बढ़ने लगे। हमारा डेटा वैरी कर सकती है, आप इसको देख लेना 1990 में। तो सर ये हमला करने के बाद ये सऊदी अरब उसी से लगती हुई बाउंड्री है, उसके ऑयल रिजर्व की तरफ जाने लगे। जब सद्दाम हुसैन मतलब इराक हमारा कुवैत पे हमला करने के बाद ये बढ़ने लगे हमारा सऊदी अरबिया की तरफ, उनके ऑयल की तरफ। तो सर यूएसए का एक कमांड है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल कमांड, जो मिडिल ईस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, उनकी मिलिट्री है। तब क्या हुआ? सऊदी अरबिया प्लस जो सेंट्रल कमांड है हमारी यूएसए की, इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड स्टॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन शील्ड स्टॉर्म। उसके बाद सर इन्होंने अटैक कर दिया हमारे कुवैत पे। कुवैत पे जब हमारा अटैक कर दिया तो ये हुआ कि भाई ये तो इनलीगल है। तो एक ऑपरेशन और चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। ये जो हमारा ऑपरेशन था कि हमें एक शील्ड बनाना है ताकि ये लोग पहुंच ना पाए सऊदी अरबिया के ऑयल फील्ड तक, उसको बोलते हैं ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड। और कुवैत को खाली कराने के लिए, कुवैत की सॉवरेनिटी वापस देने के लिए एक हमारा चलाया गया मूवमेंट जिसको बोलते हैं ऑपरेशन शील्ड स्टॉर्म। उसके बाद इराक को बहुत मारा। यूएन ने भी मैंडेट किया कि आप जाओ और बचाओ। बहुत मारा कुवैत को, ठीक है। और उस समय जो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश। उन्होंने बहुत मारा और कुवैत को फ्री करा दिया गया। सर ये हमारी थी गल्फ वॉर। अब देखिए गल्फ वॉर में जो वॉर चल रहा है तो क्या होगा? जो ऑयल की प्राइसेस है ये इंक्रीज कर जाएंगी। ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, इसका मतलब जो इसेंशियल कमोडिटी है हमारे यहाँ फॉर फूड, इसकी प्राइस हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको हो सकता है कि आपके कमोडिटी में शॉर्टफॉल हो तो आपको इंपोर्ट कराना पड़े। इंपोर्ट कराने के लिए आपको चाहिए फॉरेक्स रिजर्व जो कि खाली हो चुका है। तब नरसिम्हा राव ने बोला कि भाई साहब लुकिस्ट पॉलिसी, लुकिस्ट पॉलिसी उस समय आई कि ईस्ट की तरफ से अपना रिलेशन बढ़ाओ। लेकिन लुकिस्ट पॉलिसी चलती रही, बहुत धीमे पेस से चली। लेकिन मोदी जी ने 2014 में इसका बदला कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो मत भाई, पहले इसका पूरा आपका खाका पढ़ा चुका हूँ दूसरे लेक्चर में। इसमें मुझे बेसिकली ये वार पढ़ाना था और ये पढ़ाना था, तो इसको लेक्चर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि चाइना उसके पहले ही जो हमारे ईस्ट एशियन टाइगर्स हैं उनके लिए अपना द्वार खोल चुका था। अब बारी थी इंडिया की, तो इंडिया ने भी क्या किया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काम करना शुरू किया। ये रहा कुछ बात हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। सर अगला मुद्दा ये है, मसलन ये है कि हमारे यहाँ एक इंडिया का सोलर मिशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना हुआ है। तो सर उसमें क्या है ना कि
जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना हुआ है उसका हमारा जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। और सर बात ये है कि इंडिया ने कुछ बोला है कि हमारा DCR होना चाहिए। सर DCR क्या होता है? DCR मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। मतलब कि सर जैसे कि आप PV सोलर सेल बना रहे हो, फोटोवोल्टाइक सोलर सेल बना रहे हो, तो उसमें जो लोहा लग रहा है, जो चिप लग रहा है, ओके, टेक्नोलॉजी नहीं, जो उसका अलग अलग आपका आप देखते होंगे ना, उसका फिगर आप देखेंगे, उसमें लोहा लगेगा, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल लगेंगे, ओके, सोलर सेल और मॉड्यूल लगेंगे। तो इसने बोला कि कुछ हमारा DCR होना चाहिए, इंडिया ने बोला, ठीक है, कि हम डोमेस्टिकली इसको प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। USA ने बोला ओके, यू कैन डू इट, DCR करिए। क्योंकि जो हमारी थिन फिल्म टेक्नोलॉजी थी ये USA से इंपोर्ट होके इंडिया तो आ रही थी, USA का हमारा कंसर्न एकदम बढ़िया था। लेकिन जैसे ही DCR में हमारा थिन फिल्म टेक्नोलॉजी, सॉरी, जो हमारा मॉड्यूल था, सोलर सेल मॉड्यूल था, प्लस उसमें हमने थिन फिल्म टेक्नोलॉजी को भी DCR में इंक्लूड किया, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी को भी DCR में इंक्लूड किया, तब USA ने बोला अबे ये क्या भैया क्या कर रहे हो, मतलब मेरा भी मार्केट खत्म करना चाह रहे हो। तो उसने WTO में केस फाइल कर दिया, ठीक है। जो हमारे WTO में उसने केस फाइल कर दिया, तब ये हुआ सर। और दूसरा मसला ये भी था कि इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि सर जितनी भी यहाँ पे सोलर पावर डेवलप करेंगी कंपनीज, उनको मैं 25 साल तक उनका पावर खरीद लूँगा, ताकि उनको प्राइस की सिक्योरिटी रहेगी। उसके बाद सर जो ये DCR था ना, ये जो हमारा DCR था, इस पे सब्सिडी देने की भी बात हुई, ठीक, सब्सिडी देने की बात हुई। जैसे सब्सिडी हमारा इंक्लूड हुआ तो कह रहा ये तो गलत है, सब्सिडी दोगे तो जो थिन फिल्म की टेक्नोलॉजी हमारी आएगी हमारे मार्केट से, ये तो ज़्यादा महंगी आएगी इंडिया में, तो मैं क्या बेचूंगा, तो आप तो मेरा मार्केट छीन रहे हो। USA ने बोला, केस फाइल हो गया हमारे WTO में। तब WTO ने बोला कि या तो सब्सिडी हटाओ इंडिया को या तो सैंक्शन झेलो। तो इंडिया ने बोला यार करना तो पड़ेगा, इंडिया ने किया। अब सर देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सर हमारा जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है सर INDC का कि आपको UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को आपको ये बताना है कि आप कैसे CO2 को कम करेंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट कर सकें और क्लाइमेट चेंज पे काम कर सकें। तो इंडिया ने बोला सर मैं 100 गीगावाट 2022 तक ये सोलर एनर्जी बनाऊंगा, सोलर एनर्जी से मैं ले लूँगा 100 गीगावाट। तो सर यहाँ पे जब सब्सिडी की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, थोड़ा सा सेटबैक आएगा हमारे सोलर एनर्जी में, ठीक है। और जो हम एनर्जी अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा जो 70% एनर्जी है इंडिया की, ये हमारा आता है थर्मल पावर प्लांट से। तो भाई आप इसको तो कम करोगे ना, तो उसके लिए तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी इक्विपमेंट बनाने के लिए, लेकिन वो तो हट गया। तो जोर का थोड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सोलर की इंडस्ट्री हैं वो नेसेंट एज में है, वो USA से कम्पिटिट नहीं कर सकती। यदि हम सब्सिडी देंगे तो कम्पिटिट कर सकती हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ वेल डेवलप तो है नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि US की ये हेजोमोनी है कि ठीक है सर मेरी भी टेक्नोलॉजी आप खरीदो, आप मॉड्यूल दो, लेकिन टेक्नोलॉजी हम देंगे, थिन फिल्म आप देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है, हम देंगे। इंडिया ने बोला अच्छा ठीक है, ओके। इंडिया ने बोला कि 8 स्टेट, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, माउंटेन, आप भी सब्सिडी दे रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी पे। और इंडिया ने भी केस फाइल कर दिया USA के खिलाफ, ठीक है, ताकि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, देखिए सर WTO का एक मेजर है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ताकि आप फेयर प्ले करें। ये नहीं कि सर मान लीजिए किसी का कोई 100 रुपये का आपने पैदा किया और आप उसको ले जाके 50 रुपये बेच दे रहे हो, तो मार्केट में कहाँ फेयर प्ले तो नहीं हुआ ना सर। 50 रुपये आप घाटा करके आप बेच रहे हो तो वहाँ की जो इंडस्ट्री हो वो तो डूब जाएगी। सेम केस जब चाइना हमारा, आगे इसको पढ़ेंगे, चाइना ने एक पोर्ट हथियार लिया हमारा श्रीलंका का, मालदीव से भी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, कभी ये
श्रीलंका और मालदीव उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपनी चीज़ों को वहाँ डंप करेगा। तो ये बोलते हैं हेजोमोनी। ओके, ये नया कॉलोनिज्म आएगा, नया कॉलोनिज्म कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है सर हमारा। ओके, अब सर देखिए, एक ऑपरेशन रदुल असाद है, ये बेसिकली पाकिस्तानी हमारी जो मिलिट्री है इसने लॉन्च किया है ताकि टेरर को, एक्सट्रीमिज्म को एलिमिनेट किया जाए। अब सर देखिए, इसमें क्या है कि ऑपरेशन कई फेज़ में चलेगा, जैसे जर्ब ए अज़ब, ये हमारा वर्जिस्तान में चलेगा, खैबर में चलेगा। उसके बाद लकेर ए झांगी, ये हमारे कराची में चलेगा। जो हमारे क्या हो रहा है कराची में कि जो वहाँ पे मदरसा में एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस गुरु हैं, ये लोग कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटी करो, तो उसको ख़त्म करने के लिए लश्कर ए जहांगीर हमारा चलेगा सर। तो ये रहा कुछ बातें हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।